हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे आगे का पोर्शन, यानी 50% आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब रिफ्लेक्शन और मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं लेंसेज। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज, ये दोनों पार्ट हम ये 50% वाला पोर्शन अभी जो बाकी है उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो कोई भी बोले कि कोई भी चीज होती है, अगर वो पानी में होती है तो वो थोड़ी हमें ऊपर दिखाई देती है ना, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप कभी वाटर पार्क या फिर किसी रिवर में गए हो, ठीक है, किसी नदी में गए हो और आपने शायद देखा हो तो आपके पैर आपको थोड़े ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, जो अंदर की चीज़ें वो थोड़ी ऊपर दिखाई देती हैं। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो आपने कभी देखा होगा कि सपोज एक ग्लास है, उसमें आपने पानी भरा है जो है ग्लास का है, ठीक है, उसमें आपने पेंसिल रखी है, तो वो पेंसिल शायद आपको जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पे से थोड़ी सी टूटी हुई नजर आती है। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? तो इसका कारण है रिफ्रैक्शन। तो देख लेते हैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एट द बाउंड्री separating the two media when it passes from one transparent medium to another obliquely is called refraction of light. ओके, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जब लाइट है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तब वो अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज करती है। वो कैसे और ये डायरेक्शन चेंज क्यों होती है? तो डायरेक्शन चेंज होने का रीजन है उसकी स्पीड, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो हर एक मीडियम में सेम नहीं होती है ना। तो वो स्पीड, वो जो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द मीडियम। ठीक है, अगर एयर की बात करें और वाटर की बात करें तो एयर है, हाँ, इसमें दो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम क्या होता है? कंपैरेटिवली जो जिसकी डेंसिटी कम हो, जैसे कि एयर और वाटर का हमने जो एग्जांपल लिया उसमें वाटर डेंसर मीडियम हो जाएगा और एयर है वो रेयर मीडियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर को देखो बहुत ही पतली है, उसकी डेंसिटी कम है, किससे? वाटर से, है ना। तो वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसमें आपको ऑप्टिकल डेंसिटी देखना होता है, ठीक है, मगर समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे कि आप नॉर्मल एयर है, ठीक है, एयर का मीडियम, उसमें दौड़ने का ट्राई कीजिए और पूरा पानी भरा हुआ है, स्विमिंग पूल है, उसमें दौड़ने का ट्राई कीजिए, किसमें आप इजीली दौड़ पाओगे? तो एयर मीडियम में, यानी नॉर्मल एयर के मीडियम में आप इजीली दौड़ पाओगे। और जो वाटर का मीडियम है, यानी कि स्विमिंग पूल है या फिर किसी रिवर में आप गए हो, तो उसमें आप इजीली दौड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो डेंसर है ना। तो लाइट का भी ऐसा ही है। तो लाइट की जो स्पीड है वो एयर में ज्यादा होती है, वाटर में कम होती है ना। सब में लाइट की जो स्पीड है वो इक्वल रहती नहीं है। तो इसी डिफरेंस के कारण क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लेती है। जैसे कि आप बहुत ही खाली हाईवे है जिसमें कोई नहीं है, तो उसमें आप आराम से फटाफट भगा सकते हो कार, मगर जैसे ट्रैफिक आ गया तो आपको थोड़ा अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। आगे कोई कार आ गई, ट्रक आ गया तो आपकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। उसमें भी ऐसा ही है, वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसके कारण उसको थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है। तो ये जो, और वो बेंड कहाँ पे होता है? बाउंड्री ऑफ सेपरेटिंग टू मीडियम। तो जहां पे दो मीडियम है उन दोनों की बाउंड्री लगी हुई है, वहां पे वो थोड़ा बेंड हो जाता है। चलिए, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। ग्लास लेना है आपको, ठीक है,
उस ग्लास है उसमें आपको पानी भरना है और उसमें पेन या फिर पेंसिल रखनी है। अभी कौन सा ग्लास लोगे? स्टील का, वो आप सोच सकते हो। ठीक है, आपको कौन सा ग्लास लेना है, या फिर आप ग्लास का बीकर ले सकते हो, उसमें पानी भरो, उसमें पेंसिल या पेन रखो। तो जहां पे पानी और एयर की बाउंड्री मिलती है वहां पे आपको थोड़ा बेंड होता हुआ नजर आएगा इस तरह से। देखिए फॉर एग्जांपल हमने ये कोई बीकर ले लिया है, ठीक है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है। जब आप इसमें सपोज ये पेन है, तो आप शायद इसको देखोगे कि ये जो पेन है यहाँ पे वाटर की बाउंड्री और ये तो पूरी एयर की एयर, इन दोनों की बाउंड्री यहाँ पे मिलती है। देखो ये बाउंड्री है अपनी, यहाँ से वाटर स्टार्ट होता है, ऊपर एयर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बाउंड्री के पास ये थोड़ी सी टूटी हुई मुड़ी हुई आपको लगती है ना। तो ये जो है ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, क्या हुआ? तो यहाँ पे जो लाइट रेज है थोड़ी बैंड हो गई और बैंड होने के कारण ये आपको टूटी हुई लग रही है। समझ में आ रहा है? इसका कारण यही है। और आपने कई बार शायद देखा हो तो आप ये कर सकते हो कि एक्चुअल में जब भी आप किसी पानी में कॉइन डालते हो तो वो कॉइन थोड़ा ऊपर होगा ऐसा आपको लगता है। उसका रीजन भी यही है। जैसे कि ये चीज हमने ले लिया, एक बकेट जैसा कुछ है और उस बकेट में पानी भरा हुआ है, पानी भरा है और ये कोई कॉइन है। ठीक है, ये कॉइन है। तो इस कॉइन की अगर हम बात करें तो इस कॉइन में आपको दिखता कैसे है? देखिए एक्चुअल में इससे आने वाली जो रेज है, इस पॉइंट से आने वाली जो रेज है वो थोड़ी बेंड हो जाएगी। सपोज आप यहां से देख रहे हो, आप इसको देख रहे हो, तो ये जो लाइट रेस है वो यहाँ पे बेंड हो गई। अगर एक्चुअल में इसका पास देखा जाए, हम तो क्या बोलते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है ना। तो हम भी इसी तरह से देखेंगे। तो अगर इसको स्ट्रेट लाइन किया जाए तो यहाँ पे वो दोनों मिलते हैं, उसको स्ट्रेट लाइन करते हैं तो वो यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मिलते हैं इसका मतलब कि इसकी इमेज भी हमें यहाँ पे ही मिलने वाली है। तो एक्चुअल में कॉइन है यहाँ पे, है ना, कॉइन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे कॉइन है जहाँ पे ग्रीन मैंने किया हुआ है। रे बेंड होने के कारण देखो इसका इस पॉइंट से डिफ्रैक्शन होने के कारण हम क्या देख पाते हैं? तो जो पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर है, ऐसे हमें दिखाई देता है। तो यही कारण है कि जब भी हम वाटर में किसी भी चीज को रखते हैं तो वो थोड़ी हमें ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, वो पढ़ना है आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से।
एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को हमें परफॉर्म करना है और उससे हम कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ लॉ बनाएंगे, ठीक है, और वो लॉ आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन है ऑफ अ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलिए अभी आपने रिफ्रैक्शन क्या होता है वो आपको पता चल गया है, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है, अभी थोड़ा साइंस में जाएंगे। ये तो नॉर्मल बातें हो गई कि पानी भरा है उसमें कॉइन आपको ऊपर दिखाई देता है, तो ये सारी चीजें ऐसा क्यों होता है उसको डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से किस तरह से जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, व्हाइट बोर्ड लेना है, उस पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास का स्लैब देखा होगा ना आपने, तो ग्लास स्लैब को ऐसे रख देना है और उस पे चारों ओर ऐसे लाइन कर देनी है ए बी सी डी। ये ए बी हमारा पार्ट है, ये बाउंड्री है एयर और ग्लास के बीच की, और सी डी भी हमारी बाउंड्री है एयर और ग्लास के बीच की। ये भी है मगर हम इन दोनों का यूज करने वाले हैं। चलिए बहुत ही आईएमपी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इधर ही आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात करें, यानी ये हमारी सरफेस हो गई। अभी करना क्या है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है एबीसीडी ग्लास स्लैब को रखने के बाद पेंसिल से उस ग्लास स्लैब को हमने मेजर कर लिया है, ठीक है, हमने उसको देख लिया है। अब क्या करना है, तो मैंने P और Q पॉइंट पे, P और Q पॉइंट पे एक पुश पिन लगा लेनी है। क्या करना है, पुश पिन लगा लेनी है, P और Q पॉइंट पे मैंने पिन लगा लेनी है। फिर CD साइड है ना, यानी CD वाली सरफेस, तो वहां से आप अगर उसको देखोगे, ग्लास है तो ग्लास में से ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो आप उसको देख रहे हो, उसको देख पाओगे, है ना, ग्लास स्लैब में से इसको आप देख पाओगे। तो चलिए आप इसको जब देखोगे तो आपको क्या करना है, दूसरी दो पिन लगानी है, वो दो पुश पिन इस तरह से लगानी है कि PQ और आपके पास जो दो पिन है RS, वो तीनों एक ही लाइन में आपको दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे इस तरह से P और Q रखी हुई है, ये वाली P और Q, तो इधर से CD साइड से ऐसे ग्लास में देखना है, और ग्लास में देखने के बाद ये जो R और S है, R और S पिन दोनों आपको इस तरह से लगानी है कि चारों एक ही लाइन में दिखाई दे। आपको इस तरह से R और S आपको यहाँ पे लगा देनी है, रख देनी है, ठीक है। तो अब आप इस पॉइंट से देखोगे तो P Q R S आपको क्या दिखाई देगी, P Q R S वो एक लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना है, फिर ये ग्लास स्लैब ले लेना है, PQ को यहाँ पे ज्वाइन करना है, इस पॉइंट तक लाना है जिसको आप बोलोगे O, ठीक है, इस पॉइंट, फिर ये दोनों को ज्वाइन करना है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, CD तक जाए ऐसा, इसको आप बोलोगे, इसको चलो O1 बोल देते हैं, इसको O2 बोल देते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है, इसको आप बोलोगे O2। समझ में आया? अभी सोचो, जो लाइट है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंची और यहाँ से बाहर निकली, तो इसका मतलब कि ग्लास स्लैब में यहाँ से यहाँ तक पहुंची होगी, है ना। यहाँ पे देखते हैं कि मैंने क्या किया है, एक ग्लास स्लैब लिया, ग्लास स्लैब को लेने के बाद मैंने P और Q यहाँ पे दो पिन लगाई, इसमें से एक रे पास आउट हुई, यहाँ पे मैंने O1 नाम दे दिया। फिर यहाँ पे O2 है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने दो पिन दूसरी लगाई, वो है R और S,
लाइट है वो PQ में से होते हुए O1 तक पहुंची और O2 में से बाहर निकल के RS में से निकल गई। तो इसका मतलब कि ग्लास स्लैब में कहां गई होगी? O1 से O2 यहां तक गई होगी। चलिए O1 से O2 तक पहुंच गए। अभी यहां पे मैंने कुछ एंगल्स बनाए हैं। अभी बात करते हैं नॉर्मल की। ये नॉर्मल क्या होता है? तो ये जो AB सरफेस है उस पे O1 पॉइंट पे ये जो इंसिडेंट रे है वो O1 पॉइंट पे आती है, ठीक है। तो उस O1 पॉइंट पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैंने नाम दिया है M और M डैश। तो ये जो M और M डैश है वो है मेरा नॉर्मल, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे ये जो है O1 पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB सरफेस से। परपेंडिकुलर मैंने AB सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है जो मेरा नॉर्मल हो जाएगा M डैश। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I1 आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हो, क्या बोलते हो? याद है कि भूल गए? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंट। चलिए लाइट है वो इतने एंगल पे यहाँ पे O1 पर पहुंची। अभी वो देखो रिफ्रैक्ट हुई, उसने अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज की। यहाँ पे देखो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो यानी उसका रिफ्रैक्शन हुआ कितने एंगल पे? R1 जितने एंगल पे उसका रिफ्रैक्शन हुआ। वो थोड़ी ऐसे स्ट्रेट जा रही थी मगर ग्लास का स्लैब था, मीडियम चेंज हो गया। एयर का मीडियम था तो ग्लास के मीडियम में चला गया। तो उसने क्या किया? थोड़ा ऐसे थोड़ा स्ट्रेट थी तो थोड़ा उसने बेंड कर दिया, ठीक है। चलिए अभी इसको भूल जाइए। अभी ये यहां तक पहुंची यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस O2 पॉइंट के लिए ये जो रे है, ये वाली रे, ये जो रे है O1 से O2 वाली, ये इस पर्टिकुलर O2 पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे बन जाएगी, है ना। और इंसिडेंट रे बन जाएगी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 1, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 2 सेकंड नंबर का, तो यानी इसलिए I2। अभी वो क्या होगी? ये तो ग्लास का मीडियम है, वापिस ये एयर का मीडियम है तो वापिस बेंड हो जाएगी। अभी किस तरह बेंड होगी, कैसे बेंड होगी उसके रूल्स हम देख लेते हैं। तो वो वापिस बेंड हो जाएगी। तो बेंड होगी किस तरफ? उस तरफ। तो वापिस उसका रिफ्लेक्शन होगा यानी R2। अभी एक आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इससे आपको पता चलेगा कि देखो एयर का मीडियम है वो कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। ये ग्लास का मीडियम है वो डेंसर है, सही है ना। एयर तो बहुत पतली है, ग्लास का जो मीडियम है वो उसको डेंसर मीडियम है, एयर का मीडियम है वो रेयर मीडियम है। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी और लाइट की स्पीड कम होने के कारण वो क्या होती है? ये नॉर्मल है, देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड करती है, ठीक है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है कब? जब रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है तब। चलो ये ग्लास का मीडियम डेंसर मीडियम है, ये मीडियम है रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में आती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर जाती है। अभी हम देखेंगे उसको डिटेल्स में। देखिए एक्चुअल में ये लाइट है, इस तरह ये PQ लाइट है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। तो उसको इस तरफ जाना चाहिए, ये ग्रीन लाइन है इस तरफ जाना चाहिए, मगर देखो उसने ये नॉर्मल है यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो गई, ठीक है। अभी इसको भूल जाइए। चलो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई कब? रेयर टू डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। अभी सोचिए कि अगर ये जो इंसिडेंट रे है तो उसको तो ऐसे सीधा जाना चाहिए,
इसी लाइन में ऐसे स्ट्रेट लाइन में सीधा जाना चाहिए, मगर वो तो अवे नॉर्मल से दूर चली गई। एक्चुअली में यहाँ पे जाना चाहिए मगर नॉर्मल से दूर चली गई। तो यानी समझ गए, जब भी लाइट रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाती है तो एक्चुअली में यहाँ जाना चाहिए मगर नॉर्मल से वो दूर चली जाती है। तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए अभी ये हो गया इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट टू, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू। दूसरी बार उसका रिफ्रैक्शन ना पहले यहाँ हुआ फिर यहाँ पे हुआ, तो वो रिफ्रैक्ट हुई और वो आरएस वाले पार्ट से निकल गई। समझ में आया? अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी कि ये दोनों पैरेलल सरफेस है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास लेंस है तो ये दोनों पैरेलल सरफेस है। तो इन दोनों पैरेलल सरफेस के बीच जो लाइट है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। डायरेक्शन चेंज करती है इन द सेंस कि वो थोड़ी अपनी जो जगह है वो वहां से खिसक जाती है ना, वहां से खिसक जाती है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कैसे? तो देखिए एक्चुअल में लाइट को जाना चाहिए इस पाथ पे मगर जाती है थोड़ी चेंज। देखो ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में जाती है, मगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है। लाइट है वो थोड़ी खिसक जाती है ना, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेती। सिर्फ क्या करती है लाइट, देखो यहाँ पे जा रही थी, एक्चुअल में यहाँ पे जा रही थी, यहाँ पे उसने डायरेक्शन चेंज की, यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे उसने डायरेक्शन चेंज की, इन दोनों पॉइंट पे उसने डायरेक्शन चेंज की। मगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्चुअल में लाइट को जाना था इस ग्रीन वाले रास्ते मगर वो चली गई ये वाले रास्ते, ये दोनों है पैरेलल। तो यानी जब भी दो पैरेलल सरफेस के बीच में उसका रिफ्रैक्शन वगैरह होगा पैरेलल सरफेस के बीच में, तभी जो लाइट है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ी खिसक जाएगी। समझ में आ रहा है? थोड़ी क्या हो जाएगी? खिसक जाएगी। तो यानी ये आप देख सकते हो खिसक जाएगी। तो इसको आप बोलोगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको बोलोगे आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको आप क्या बोल रहे हो? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इससे हमने कुछ रूल्स निकाले हैं। अगर उस रूल्स की बात की जाए तो सबसे पहला है, अगर हम बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। सबसे पहला लॉ है, आपको याद रखना है, बहुत ही इजी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और उस पॉइंट का नॉर्मल जो है, ये जो इंसिडेंट रे है उस पॉइंट का जो नॉर्मल है, वो जो नॉर्मल है ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक ही प्लेन में होते, लाइज इन द सेम प्लेन। कैसे? समझ लेते हैं बेटा कि ये अपना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, अभी जो रे है वो यहां से आएगी, यहां से सपोज रे आती है, समझ रहे हो? तो ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे से निकलेगी या ऊपर से निकलेगी, यानी जिस प्लेन में से ये रे आ रही है इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, तो उसी प्लेन से वो बाहर निकलेगी, है ना, वो ऐसे नीचे से निकलेगी, यहां से ग्लास स्लैब है, यहां से रे आ रही है और यहां से रे वापस निकल रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, यहां से ही निकलेगी, है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे यहां पे है तो नॉर्मल ऊपर नहीं होगा, नॉर्मल भी यहां पे ही होगा, और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो स्नेल नाम का एक बंदा था, स्नेल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि सपोज ये मिरर है, कोई ग्लास है, ठीक है, तो उसने क्या किया, तो सबसे पहले एक सपोज ये पॉइंट ले लिया O, उस O पॉइंट पे ये ऊपर रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, कौन सा मीडियम है वो बाद में बात करते हैं कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। चलिए, तो जो फर्स्ट उसने, ठीक है, एक रे यहाँ पे इंसिडेंट करवाई, तो उसका रिफ्रैक्शन हुआ। सपोज ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यानी I1 रे, I1 एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पे एक रे को उसने क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया, तो उसका कुछ R1 रिफ्रैक्शन हुआ। फिर उसने क्या किया, I2 एंगल पे उसने रिफ्रैक्शन करवाया, तो फिर उसका R2 जितना रिफ्रैक्शन हुआ, फिर I3, R3, R4, I4, R4, ऐसे उसने एक ही मीडियम चेंज नहीं किया, मगर उसने क्या किया, तो जो लाइट है, लाइट की जो रेज है, उसका उसने एंगल चेंज किया, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो उसने एंगल चेंज किया। उसने देखा कि मैं अगर इतने एंगल पे लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करवाता हूँ O पे, तो उसका रिफ्रैक्शन कितना होता है वो देखा। फिर उसने एंगल चेंज किया, फिर उसने रिफ्रैक्शन चेंज किया, रिफ्रैक्शन को देखा, फिर एंगल चेंज किया, फिर उसने देखा कितना रिफ्रैक्शन होता है। तो ऐसा पर्टिकुलर आप देख लीजिए, अगर परपेंडिकुलर वो भेजेगा 90 डिग्री, उसी डायरेक्शन में वो चली जाएगी। यानी अगर आप नॉर्मल की लाइन, नॉर्मल पे रे इंसिडेंट करवाते हो किसी भी सरफेस पे बराबर परपेंडिकुलर, तो वो नीचे चला जाएगा उसी डायरेक्शन में, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो उसने क्या सोचा, तो उसने देखा कि जो साइन, उसने साइन लिया, कॉस लिया, टेन लिया, सभी लिए, मगर उसने एक चीज नोट की कि साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 की जो वैल्यू आई, उतनी ही वैल्यू साइन I2 और साइन R2 की आई, उतनी ही वैल्यू साइन I3 और साइन R3 की आई। तो उसने क्या नोट किया, उसने नोट किया कि अगर किसी मीडियम पे उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वो रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो जितने एंगल पे आप I1 एंगल में सपोज आपने इंसिडेंट करवाया है, R2 उसका रिफ्रैक्शन हुआ है, तो दोनों के साइन का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। हाँ, आपने एंगल चेंज किया तो रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, मगर अगर साइन की बात करें तो वो साइन ऑलवेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे है ना, कांस्टेंट। तो साइन I बाय साइन R उसने देखा कि सभी एंगल्स का साइन I बाय साइन R वो कांस्टेंट होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने दो चीज पढ़ी, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसे बोलते हैं, जो लाइट है वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो बाउंड नहीं होती है, वहां पे वो उसकी डायरेक्शन उसकी थोड़ी हो जाती है चेंज। फिर बात करते हैं हमने रिफ्रैक्शन, जो रेक्टेंगुलर ग्लास में हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि भाई दो बाउंड्रीज है, इंसिडेंट रे आती है, ये आती है, ये हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो जाएगी आपकी इमर्जेंट रे, है ना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे बाहर निकलती है ना, इमर्ज हो जाती है, ठीक है, बाहर निकल जाती है, तो इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये उसको एक्चुअल में डायरेक्शन में जाना था, मगर वो थोड़ा उसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो चेंज हुआ, उसको बोलते हो आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरे हमने एक लॉ, एक चीज
चीज ये पढ़ी कि रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में आती है लाइट, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, ठीक है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। और यहाँ पे हमने दो लॉज हमने पढ़े, पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। और दूसरा हमने पढ़ा जो स्नेल्स लॉ बोला जाता है, याद रखिएगा, ये है sin i by sin r, वो कांस्टेंट है। वो स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था स्नेल, उसने प्रूव किया ये, तो इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। उसने क्या बोला कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है, ये उसने बात की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और फिर हम लेंस पे जाएंगे, और फिर आगे आपका चैप्टर बाद में खत्म होने वाला है। तो चलिए